हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो अभी क्या है, ये जो फीचर्स है और प्रॉब्लम्स है ये दोनों सेम है, ठीक है? जस्ट गिव मी, हाँ, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स आर सेम। जो फीचर्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के वही प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के। क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर में क्या था, रादर है भी, ठीक है? याद रखिएगा, अगर आप प्रॉब्लम्स को समझ गए, इस वीडियो को आप ठीक से अगर देख लो तो आपको एक चीज़, जो रिफॉर्म्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स तभी बने थे क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया था उस रिफॉर्म्स में। तो अगर आप प्रॉब्लम्स को समझ जाओ तो रिफॉर्म्स को समझना बहुत ईजी होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहला फीचर वाज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है? तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, डिसगाइज का मतलब वो होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है, इनविजिबल हो। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये बनता है कि इंडियन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर ज़रूरत 5 लोगों की है तो वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 के ऊपर जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनके होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर 5 लोग मिलके लेटस से 500 किलो का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर 8 लोग आ जाएंगे तब भी 500 किलो का ही आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब एडिशनल लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। तो वो इंसान को लगता है कि वो काम पे है, लेकिन वो काम पे नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन जो आउटपुट पे 0 है। इसलिए हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन विच कैन नॉट बी सीन। ये आपको कीवर्ड लिखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है हिडन एम्प्लॉयमेंट का? मतलब अपने को समझ नहीं आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? दिस इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट इन रियलिटी ही इज अनएम्प्लॉयड। इन दिस केस डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इवन इफ सम पीपल आर विड्रॉन फ्रॉम द जॉब। क्योंकि अगर 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, अगर हम 3 को हटा भी दें, विड्रॉन फ्रॉम द जॉब, द टोटल आउटपुट रिमेन्स द सेम। तो ये याद रखिएगा, पहला जो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? दूसरे आते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिकॉज देखो क्या है ना, हम लोग के लिए हमारा इरिगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, और इरिगेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो आर इरिगेशन सिस्टम इज सच कि कुछ एरियाज़ में अच्छा है और कुछ एरियाज़ में इरिगेशन सिस्टम हमारा एकदम भी अच्छा नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है एक रेनफॉल, जो नेचुरल रेनफॉल आता है। अब देखो रेनफॉल का, और आज के डेट में तो और प्रॉब्लम है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद में रेनफॉल का जो क्वांटिटी है या टाइमिंग है बहुत बिगड़ चुका है। जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं होती है, जिस टाइम पे नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे होती है, और जब होती है तो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारा जो डिपेंडेंस है रेनफॉल पे, ये प्रॉब्लम है। अगर आप सब लोगों ने, हालांकि ये थोड़ी पुरानी मूवी है, लगान मूवी देखी हो तो उसमें देखना कि ये पूरी मूवी जो है वो बारिश के ऊपर बन गई है। बारिश नहीं होती है, डबल टैक्सेशन लगता है, और वो कहते हैं कि हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो बेसिकली उस मूवी का जो रूट कॉज है मूवी बनने का, वो बारिश ही था। अनसर्टेन रेनफॉल, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। सो एग्रीकल्चर इन इंडियन इज हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल विच क्रिएट्स अ ह्यूज अनसर्टेनिटी। मतलब उनको भी पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ आए, इसको कंटिन्यू करें इस पॉइंट को, तो क्या लिखा है, लेट्स सी। यहाँ लिखा है द इनकम ऑफ इंडियन फार्म इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द टाइमिंग एंड क्वांटिटी। ये की वर्ड है, इसको लिखना मत भूलिएगा। टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल, दिस फीचर क्रिएट्स अ ह्यूज वॉलेटिलिटी। वॉलेटाइल रहता है, समझ नहीं आता है क्या होगा। कि किसी साल बहुत अच्छा रेनफॉल हो तो एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा होता है, किसी साल रेनफॉल खराब हो तो एग्रीकल्चर आउटपुट खराब होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये तीसरा फीचर और प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो पहले फार्मिंग होती थी, ठीक है, वो किस तरीके से, सबसिस्टेंस फार्मिंग, लोग जो फार्मर्स थे वो उतनी ही फार्मिंग करते थे कि उनका घर चल जाए, ठीक है, उतना ही उनको खाना चाहिए। फार्मिंग वो उतने ही करते थे कि भैया हमारे घर में जितने मेंबर हैं उनको खाना मिल जाए, उनका काम हो जाए तो हम सेट हैं, हमें उससे आगे ना सोचना है, ना वो सोचने की क्षमता रखते थे। तो सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करते थे,
ठीक है। कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग तो बाद में हुई, कब हुई? जब रिफॉर्म्स आए। कैसे रिफॉर्म? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे भी। लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड। इट मींस दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर एंड द सबसिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द फैमिली। तो भैया उतना ही हम चावल की खेती करेंगे या उतना ही हम वीट की खेती करेंगे या किसी की भी खेती करेंगे जिससे हमारे फैमिली का घर पेट भर जाए, वो हर दिन खाना खा सके, ठीक है। सो इन इंडिया इट इज़ नॉट मच कमर्शियलाइज्ड इन नेचर। तो फार्मिंग उतना कमर्शियलाइज्ड नेचर नहीं है। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम लोग रिफॉर्म देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लैंड रिफॉर्म में। प्रॉब्लम क्या है इंडियन इकोनॉमी में? प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग है वो छोटी छोटी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, तो हमारे पास जो लैंड है ना, हमारे पास जो लैंड है, एक लैंड यहाँ है इंडियन फार्मर्स के पास, एक लैंड यहाँ है, एक लैंड यहाँ है, एक लैंड यहाँ है। अब यह लैंड सारा मिला करके बहुत बड़ा हो जाता है। कोई ये कह सकता है कि मेरे पास मान लो 20 एकड़ का लैंड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लैंड की अवेलेबिलिटी एक जगह में नहीं है। स्कैटर्ड, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। तो भाई हम चारों में से कोई एक ही लैंड को यूज में डाल सकते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, एक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, एक यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो हम सब लैंड में तो एक साथ काम नहीं कर सकते, तो हमें किसी एक लैंड पे ही काम करना होता है जो इन चारों में से सबसे बड़ा होता है। और वो इतना बड़ा भी नहीं होता है कि इसमें लार्ज स्केल फार्मिंग की जा सके। इसमें वो लेटेस्ट मशीनरीज नहीं यूज़ कर पाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह नहीं लगाते हैं, बिकॉज ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो जस्टिफाइड नहीं है। बिकॉज ट्रैक्टर, मशीनरीज, टिलर, वो सब हम कब यूज़ करते हैं? जब बड़ा लैंड हो, हम लार्ज स्केल में फार्मिंग करेंगे तो पैसा भी आएगा उसमें। इसमें क्या छोटा सा लैंड है, लार्ज स्केल में फार्मिंग हो नहीं सकती इसमें, तो हम यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि कमाई धमाई होती नहीं है, बिकॉज लैंड स्मॉल है और स्कैटर्ड है। तो अगर आप समझें तो होल्डिंग इन इंडिया इज नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब छितराया हुआ, इधर उधर, ठीक है। स्मॉल होल्डिंग स्टॉप द फार्मर फ्रॉम यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बोला मशीनरीज नहीं यूज कर पाते। स्कैटर्ड होल्डिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच फार्मर इज एबल टू पुट ओनली वन ऑफ दिस लैंड ऑफ हिज लैंड इन यूज। याद रहेगा। तो आपको जो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं उस पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। भाई अब सिंस वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते हैं तो वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो भैया आउटपुट स्लो, कम होता है, आउटडेटेड, अच्छा आउटपुट नहीं होता है और वो कमा भी नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इंडियन फार्मर्स के पास, देखो बड़े बैंक इनको लोन नहीं देना चाहते क्योंकि बड़े बैंक्स को पता है कि हम कमाएंगे जब हम 400-500 करोड़ रुपए का लोन देंगे, तो वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज को फोकस करते हैं। अब ये दो प्रॉब्लम है, एक तो बैंक्स इनको लोन नहीं देना चाहते, ठीक है। दूसरी बात, ये खुद भी लोन नहीं लेना चाहते हैं बैंक से, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि बैंक में बहुत पेपर वर्क है, बहुत काम करना है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। वो ना डर जाते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट को हम साइन करेंगे कहीं बैंक हमें बेवकूफ़ ना बना दे बेचारे, क्योंकि वो इतने सीधे होते हैं कि उनको लोकल जमींदार जो है ऑलरेडी बहुत बार फंसा चुके होते हैं, तो वो डर जाते हैं, विश्वास उनका उठ जाता है, तो वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहते। दो रीज़न है जो मैंने बोला, एक तो बैंक उनको लोन देना नहीं चाहता, दूसरा वो खुद भी लोन लेना नहीं चाहते हैं बैंक से, ठीक है, क्योंकि पेपर वर्क इतना होता है, वो उतने उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। उनको चाहिए कंफर्ट कि हम भाई किसी के घर में गए, डोर नॉक किया, वो भाई साहब बाहर आए, हाँ भैया बिरजू बोलो क्या हुआ, तो बिरजू कहता है कि मैंने एक ऐसे यूज़ कर लिया नाम बिरजू, तो बिरजू कहता है कि साहब हमें लोन चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, तो वो आदमी दे देता है। एक अंगूठा लगवाता है डॉक्यूमेंट पे, अंगूठे पे क्या लिखा होता है कि अगर तुम टाइम पे पैसा वापस नहीं करोगे तो तुमको इतना इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट इतना हाई होता है, एक्सॉर्बिडेंटली हाई इंटरेस्ट रेट, बट उनको नहीं, वो बेचारे नहीं समझ पाते हैं, ले लेते हैं बिकॉज ईज है ना। तो क्या लिखा है, सो यहाँ पे लिखा है deficiency of finance is one of the most challenging and alarming problem faced by Indian agriculture because of the Indian farmers are not having their bank account for loan. They have to be dependent on non-institutional and unorganized sources like mahajans, money lenders, landlord. अब ये आपको याद रखना है सब नाम, who charge a very high rate of interest. तो ये दो कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करने है। तो हाई
एक ये विशियस सर्कल बना देता है, एक सर्कल, एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि ये उससे निकल नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं दे पाने के कारण इनकी ज़मीन चल जाती है। इनको क्या करना होता है, एक डिस्ट्रेस सेलिंग पे आ जाते हैं। डिस्ट्रेस सेलिंग का मतलब होता है कि दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट, द आउटपुट एट अ वेरी लो प्राइस। देखो क्या होता है ना, अब एक लैंडलॉर्ड ने उनको लोन दिया, अब वो लोन वापस नहीं कर पा रहे। लैंडलॉर्ड डेली जा रहा है कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं सर नहीं है पैसे, क्या करना है बताओ। तो लैंडलॉर्ड कहता है ठीक है एक काम करो, तुम्हारा जो वीट की फार्मिंग या राइस की फार्मिंग हुई है तुम वो मुझे बेच दो, लेकिन प्राइस जो है वो इतना कम देते हैं और फार्मर को बेचना पड़ता है उस प्राइस पे, कम प्राइस पे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उससे लोन ले रखा होता है। तो इसको डिस्ट्रेस सेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रेस सेलिंग होता है ये। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रेरियन refers to business relation between landlord and tenants. Most landlord are absentee landlord. मैं समझाता हूँ ये क्या है। They seldom do farming themselves and rely on rental income. They exploit these tenants who are actual tillers of the soil. देखो क्या होता है ना, गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिनके पास ज़मीन हो, ठीक, ए जिसके पास ज़मीन नहीं है बट फार्मर है, बी फार्मर भी है, इसके पास अपनी ज़मीन भी है, ए बी के पास जाता है कि भाई अपना लैंड अपने को रेंट पे दे दो, ठीक है। अग्रीमेंट ये होता है कि ए एंड बी जिसका लैंड है दोनों साथ में काम करेंगे, फार्मिंग साथ में करेंगे, ठीक है। जो आउटपुट होगा वो 50-50 हो जाएगा, प्लस ए जो है वो बी को कुछ रेंट भी देगा बिकॉज वो उसका लैंड यूज कर रहा है। ये है अग्रीमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट तो ऐसा बन जाता है कि भाई तुम तो मेरे भाई हो, भाईचारा दिखा करके एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बी जो है, जो लैंडलॉर्ड है, वो गायब हो जाता है, वो काम पे नहीं आता है। इसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब ये गायब हो गया तो ए बेचारा अकेले काम कर रहा है। अब ए उसको अगर कहता है कि भाई बात तो ये हुई थी कि तुम आके साथ में काम करोगे, तो बी कहता है चल एक काम कर, तुम निकल लो यहाँ से। और ए जो है डर के कहता है मेरे को वहीं रहने दो भाई, मेरी फैमिली है, चलो कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पूरी मेहनत ए की, लेकिन सामान आधा आधा बट गया। अग्रीमेंट का दूसरा पार्ट तो वो क्लेम करता है, लेकिन पहले पार्ट को वो फुलफिल नहीं करता है। दूसरी बात, उनसे रेंट भी बहुत हाई लेता है। तो बेसिकली ए के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेहनत करो और बस फैमिली का पेट भरो, कुछ कमा नहीं पाता है वो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन इज। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, भाई इनको ये भी नहीं पता है, देखो एक चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। लेकिन लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम का मतलब, कई फार्मर्स हैं उनके पास लैंड भी है, अपना आउटपुट भी अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका माल बेचना कहाँ है। तो उनको यही नहीं पता होता कि माल बिकेगा कहाँ। मार्केटिंग मतलब बायर तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके चलते ये या तो अपना प्रोडक्ट इनका खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बिकॉज पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना एग्रीकल्चर, तो उनके पास स्टोरेज भी नहीं है, वेयर हाउसिंग भी नहीं है, तो या तो बहुत सस्ते में बेच देते हैं या पड़ के सड़ के गल जाता है वो, ठीक है। तो इनका ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल द आउटपुट इन लोकल मार्केट बिकॉज उनको पता ही नहीं है। देखो अब क्या है ना, कोई गाँव का प्रोडक्ट माल जो है वो शहर में कैसे बेचना, उनको वो रूट नहीं पता है। तो या तो वो मिडिल मैन को बेच देते हैं सस्ते में, मिडिल मैन आके यहाँ बेचते हैं, ठीक है, या तो वो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, तो उनका बहुत कम रेट में बेचते हैं लोकल में। इट बिकम्स कंपल्सन फॉर देम टू सेल द प्रोड्यूसर्स एज वॉट एवर प्राइस दे हैव बीन ऑफर्ड फॉर, बिकॉज दे आर बर्डनड विथ ह्यूज डेट, क्योंकि उनको लोकल मार्केट में ही सस्ते दाम में बेचना पड़ता है, बिकॉज डेट भी तो वापस करना है। तो ये प्रॉब्लम्स है। और लास्ट क्या है, कन्वेंशनल आउटपुट है, मॉडर्न आउटपुट है नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम को समझा है, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म्स कौन कौन से आए थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।